आखिरकार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के घर में हजारों करोड़ रुपए घोटाला करके करोड़ों रुपए की संपत्ति और साथ में ही खजाना भरने को लेकर जो अपडेट आ रही थी, उसमें एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई हो गई है, जिसकी उम्मीद शायद उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे ने कभी भी नहीं की थी। सबसे बड़ी बात कि ये कार्रवाई उस टाइम हुई, उस टाइम जो है इसको लेकर अपडेट आई जब ये पिछले कुछ दिनों से ये दावे किए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे रश्मि ठाकरे के नाम तो आ रहे हैं कई जगहों से, उनके ऊपर आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ भी कार्रवाई उनके खिलाफ में नहीं होगी। लेकिन फाइनली अब वो कार्रवाई इनके खिलाफ में हुई है। और सबसे बड़ी बात कि इस बात की जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि मुंबई हाई कोर्ट से मिली है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के घर पर करोड़ों रुपए का जो है घोटाला करने का आरोप लगा है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ दिनों पहले एक अपडेट आई थी जहां पर बताया गया था कि गौरी भिडे नाम की एक महिला ने सीधे सीधे इनके ऊपर करोड़ों की संपत्ति का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की थी। लेकिन उस पर जो है प्रॉपर ढंग से सुनवाई नहीं हो रही थी। हर बार जो है कोर्ट के द्वारा कुछ ना कुछ जो है इसको लेकर नया डेट दे दिया जाता था, या फिर कोर्ट के जो जज हैं वो ही अपने आप को इस केस से हटा लेते थे। क्योंकि लास्ट टाइम जब इस केस पे सुनवाई हुई थी तो वहाँ पर कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं इस पर कोई भी सुनवाई नहीं करना चाहता, मैं इस केस पे अपनी तरफ से कोई राय नहीं देना चाहता, ये मेरे लिए सही नहीं होगा। उस टाइम कोर्ट के जो जज हैं उनके ऊपर भी सवाल उठा था कि आखिरकार कोर्ट के जज इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, जबकि उनका काम है सिर्फ और सिर्फ न्याय देना, जस्टिस अपना जो भी है फैसला वो सुनाना, लेकिन किसी केस से अपने आप को अलग करना पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब जो है फाइनली इसको लेकर अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट को सूचित किया है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार से संबंधित कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की प्रारंभिक जांच जो है वो शुरू कर दी है। मतलब कि कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ही, कब करेगी, आज करेगी, कल करेगी, इसका कुछ भी नहीं पता। कोर्ट के जज के द्वारा इसके परमिशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसको लेकर भी कुछ नहीं पता। लेकिन इधर इन्हीं सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र सरकार यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है उन्होंने कोर्ट में जाकर एक याचिका अपनी तरफ से एक हलफनामा दाखिल करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि सीबीआई ईडी और जब भी आप कार्रवाई करोगे तब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ही हमने जो है इनके खिलाफ में उद्धव ठाकरे के खिलाफ में और साथ में ही रश्मि ठाकरे के खिलाफ में प्रारंभिक जांच जो है शुरू कर दी है इस संपत्ति की शिकायत के बाद में, और जल्द ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, आपको बता दूं कि इसमें ये जो कि जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ठाकरे परिवार ने इस याचिका का विरोध किया है, अपनी तरफ से सीधा सीधा जनहित याचिका का विरोध किया है और बोला है कि इसको जल्द से जल्द खारिज कर दिया जाए, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की मांग की गई है। मतलब कि सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी के द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है, इसको जो है खारिज करने के लिए उनके द्वारा बोला गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश जो है वो पारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि याचिका में तथ्यों का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है और कानून की उचित प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की मांग की गई है। पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मैनेजर्स की एक खंडपीठ ने मुंबई निवासी और उसके पिता की याचिका पर अपना आदेश जो है, अपना आखिरी आदेश जो है एक बार फिर से सुरक्षित रख लिया। बाय द वे लास्ट टाइम जो है फैसला सुनाया ही नहीं गया था, मतलब इस पर सुनवाई करने से मना ही कर दिया गया था, लेकिन इस बार जो है सुनवाई तो पूरी कंप्लीट हुई है। लेकिन हाँ, सुनवाई कंप्लीट होने के साथ साथ में इसको लेकर भी ये भी अपडेट दी गई है कि इस पर जो है फाइनल डिसीजन है वो नहीं लिया गया है कोर्ट के जज के द्वारा। वो अलग बात है कि यहाँ पर राज्य सरकार अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और साथ में ही ईडी को एक जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी और ठाकरे परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की गहन और निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने 22 नवंबर को गौरी भिडे और उनके 78 वर्षीय पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद जस्टिस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच को मामले की सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया था। गुरुवार को भिडे जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए ने दावा किया कि उन्हें आभास था कि भाजपा
भाजपा नेता किरीट सोमैया या केंद्रीय एजेंसियों के पास ठाकरे परिवार से संबंधित बड़ी जानकारी और लिंक होंगे। इसीलिए जांच जो है वो आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। भिडे ने अपनी याचिका में कहा कि उनका परिवार ठाकरे परिवार की तरह प्रिंटिंग व्यवसाय में था और आपातकालीन के दौरान दिवंगत बाल ठाकरे के साप्ताहिक के कुछ समय के लिए पूरक छापता था। उन्होंने कहा कि शिवसेना के मुखपत्र सामना और मार्मिक पत्रिका कभी भी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन द्वारा ऑडिट के अधीन नहीं थे और उनके प्रिंट ऑर्डर को भी कोई नहीं जानता था। उन्होंने कहा कोविड-19 महामारी के समय में पूरे प्रिंट मीडिया को नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन ठाकरे के प्रबोधन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने 42 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार और 11.5 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभ जो है वो दिखाया है। भिडे ने आरोप लगाया है कि यह काले धन को सफ़ेद धन में बदलने का मामला था। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों ने बेनामी संपत्ति जमा की है, फिर भी पुलिस ने भारी राजनीतिक दबाव के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से परहेज कर लिया है। भिडे ने कहा कि उसने मुंबई पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी और उपरोक्त तथ्यों से संबंधित क्रमशः 11 जुलाई और 26 जुलाई को एक रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इसे केवल पुलिस आयुक्त ने आर्थिक अपराध शाखा को भेज दिया। जनहित याचिका में केंद्रीय एजेंसियों को मुंबई पुलिस के पास दर्ज शिकायत का संज्ञान लेने और इसकी जांच करने का निर्देश देने की मांग की है। इसने यह भी कहा कि जांच की स्थिति हर महीने अदालत को सौंपी जाती है। उद्धव और आदित्य ठाकरे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी चिनाय और अधिवक्ता जोएल कार्लोस ने तर्क दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का आदेश देने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने कहा कोई विशेष कारण नहीं था कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए रिमाइंडर के साथ में क्यों आगे बढ़ सकती है। जब तक असाधारण परिस्थितियां ना हो, प्रक्रिया का पालन ना करने का कोई कारण नहीं है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक पदानुक्रम उच्च न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों में आदेश जो है वो पारित किए हैं, लेकिन इस मामले में मैं जिस व्यक्ति यानी उद्धव ठाकरे की पैरवी कर रहा हूं वह पिछले 5 से 6 महीने में सत्ता में नहीं है। मेरे मुवक्किल का एक अखबार है जिसमें कुछ मुनाफा था, लेकिन इससे भ्रष्टाचार का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। जनहित याचिका में कोई तथ्य नहीं है। चिनाय ने यह दावा किया है यदि प्रस्तुत एकमात्र तथ्य है यही नहीं यदि प्रस्तुत एकमात्र तथ्य है कि सामना और मार्मिक ने मुनाफा कमाया और अन्य कागजात नहीं बनाए तो यह आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का एक कारण नहीं हो सकता। याचिका में कोई भी दस्तावेज तथ्यों को नहीं बताता, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हो जो कि अदालत को अपने असाधारण क्षेत्राधिकार केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का आदेश देने के लिए लागू करने की आवश्यकता को दर्शाता है। चिनाय ने कहा और याचिका को खारिज करने की मांग की जाती है। इसके अलावा रश्मि और तेजस ठाकरे के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुडागी ने गंभीर संदेह जताया कि शुरुआत में ही केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में कैसे शामिल हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस या मजिस्ट्रेट के माध्यम से कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट पहले से की गई होती तो अच्छा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट की गई तो सीधे सीधे पुलिस के द्वारा और इन सब के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ना कराने के बजाय सीधे सीधे यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन क्यों कराई जा रही है। बाय द वे अभी यहाँ पर सरकार के द्वारा बोल दिया गया है कि उन्होंने जाँच स्टार्ट कर दी है और जल्द ही कार्रवाई करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।